यार बाहर से किसी को बुला दो। क्वेश्चन 4 जी, पेज 174। असलम भाई ये ज़रा मिटा दें। हाँ बस ठीक है। फॉलोइंग आर द समराइज्ड। अच्छी वाली बहारें होती थी यार, वो बच्चे होते थे वो 15-20 किधर चले गए हैं। फॉलोइंग आर द समराइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिमालय एंड मेथड लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020। पीपी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। कुछ बातें ना नोट करते रहा करें सवाल पढ़ते ही। सब्सिडरी की और एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग नज़र नहीं आ रही। इन्वेंट्रीज आ रही हैं। अच्छा जो भी नोट करना है ना बुक पे करना है, रजिस्टर पे सवाल नोट करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। इन्वेंट्रीज आ रहे हैं, डेटर आ रहे हैं, कैश एंड बैंक आ रहे हैं, शेयर कैपिटल आ रहे हैं, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन अर्निंग आ रही हैं, लाइबिलिटीज़ आ रही हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020। अच्छा जी, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट सब्सिडरी को जब खरीदेगा सऊदी किंग से तो पेरेंट जो कंसिडरेशन की मद में चीज़ें देगा वो थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, ये वाली चीज़ें हैं। ये पेज 27 वाली सारी चीज़ें आपको पेपर में एक एडजस्टमेंट में मिला करेंगी। जिस एडजस्टमेंट में ये लिखा होगा पीटीसीएल बॉट सब्सिडरी एट फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब जब भी ये फिक्रा आएगा आपने हर सवाल में ये फिक्रा ढूंढना है और कहना है जाके पेज 27 खोल लें ताकि उसकी एडजस्टमेंट से हम कंपेयर करके आइडेंटिफाई करें। ये इंडिकेशन हुआ करेगी इस फिक्रे की। ये आज मैंने आपको 3 पास पेपर कराने हैं, तीनों के अंदर मैं आपको ये बात हाईलाइट करवाऊंगा। पी एक्वायर्ड एस जब भी ये आ जाया करेगा तो फिर पेज 27 पे हमारी ग्रिप होगी तो ये एडजस्टमेंट हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। ऑन 1 अप्रैल 2020। अच्छा 1 अप्रैल 20 पढ़ के ना मेरे जहन में एक वाइल्ड थॉट आई कि ये ना कोई मिड ईयर एक्विजिशन है तो मुझे जो है वर्किंग 6 शायद बनानी पड़े प्री आर निकालने के लिए। लेकिन ये वाइल्ड थॉट मेरे जहन में ख़त्म हो गई जब मैंने सवाल की ये लाइन पढ़ी होगी पेपर में कि शुक्र है प्री आर गिवन है तो वर्किंग 6 मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन 1 अप्रैल HL acquired 90% shares in subsidiary at 2220 एट 2220 विच वॉज रिकॉर्डेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिकॉर्डेड है। अब करना क्या था आपने पेपर में, आपने पेपर में एक काम करना था, आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन खोलनी थी। वहाँ जो इन्वेस्टमेंट सवाल वाली हैं वो तो आपको पता है हम 12-13 फिगर्स पहले ही लिख लेते हैं एक ही गो में, ये फिगर यहाँ लिखी होनी थी। यहाँ से आपने माइनस करना था 2220, माइनस करके ब्लंडर नहीं मारना था कि वर्किंग 1 में आप इसे ले जाएं। आपने इसे एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के वर्किंग 1.1 में लेके जाना था और वर्किंग 1.1 में आपने लिखना था इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन। इस तरह कुछ 2220 को पेपर में करना था कि वहां से माइनस करके वर्किंग 1.1 में डाल देना था और बाद में अगर पता चलता कोई सेटिंग मेटिंग नहीं है इसकी तो फिर इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देना था और अगर इसकी कोई फेंटी फुंटी मारनी है तो वो मार के फिर यहाँ लेके जाएंगे। अच्छा भाई आपके आने से पहले मैंने एक बात की है, चलो अभी मैं बता देता हूँ क्लास पूरी होती है तो, लेकिन अब जो हम अगली बातें करें उसका पिछले से ताल्लुक नहीं, इसलिए आप निकाल लो पेज नंबर 174। इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल फीस ऑफ 30 फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। इसमें प्रोफेशनल फीस पड़ी है। अब इसको हमने ऐसे देखना था कि 30 यहाँ से माइनस करना था और एंट्री करनी थी CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और P&L का सवाल अगर होता तो ये एडमिन एक्सपेंसेस में जाना था। तो प्रोफेशनल फीस कैपिटलाइज होती है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में या खर्चे में जाती है? खर्चे में जाती है। कितनी आ गई इन्वेस्टमेंट्स? 2190। ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स आ जानी थी जो वर्किंग 1 में जानी थी जी।
इसलिए 222 माइनस किया कि पहले जो सवाल कह रहे हैं वो करें। P acquired 90% shares in subsidiary at 22 which is recorded as cost of investment। इसमें पूरा 222 पड़ा हुआ है। पहला काम ये करें, इसमें से 222 निकाल के इधर ले आए। जब आप इधर ले आए, अब इसको अपनी जगह पे लाग कर अब इसकी सेटिंग शुरू करें। अगर उधर ही करने शुरू करेंगे तो शायद सही तो करें आप, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना आपको। तो जितना वो कह रहे पड़ा हुआ है पहले उतना निकाल लें, उतना निकाल के इधर ले आए, ला कर जो सवाल चाह रहे अब वो करें। अब सवाल जब आप इसको ले आए इधर तो सवाल ने कहा ओए इसमें एक चीज पड़ी है। हमने कहा ठहर जा, निकाल देते हैं। निकाल दें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और खर्चा डेबिट। ओके, अब हमारी इन्वेस्टमेंट सेट हो गई है। तो बिल्कुल सवाल के ना रिदम पे चलें। वो कहता है पड़ा है, हमने कहा ठीक है पड़ा है तो निकाल देते हैं हम। निकाल के जब इधर लाए वो कहते हैं एक और चीज पड़ी है। अब एक एक करके चीजों को निकालें। पहले इसको निकाल के यहां लाएं, फिर इसमें से जो वो निकालने को करे वो अलग से निकालें। ओके, ये प्री आ गई, प्री अर्निंग की टेंशन नहीं। आगे चलें जी। ऑन एक्यूज ये वो हो, ये एडजस्टमेंट मैंने नहीं करानी, आसान सी है। पॉइंट 3 जी इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। ये रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग तो IAS 37 में अभी पड़ी है, तो ये इंशाल्लाह करेंगे कंसोलिडेशन में। पॉइंट 4 ये असल में आप रात को कराना था, शुक्र है आप रात टाइम पे तशरीफ़ ले आइए। साल के पहले दिन पेरेंट ने पीयर को ख़रीदा है। 35% का मतलब है ये एसोसिएट है हमारी। कतर के किंग को हमने 1500 मिलियन पे किए हैं। तो एक काम करना था आप लोगों ने, आप लोगों ने 1500 मिलियन जो कतर के किंग को पे किए हैं वो यहाँ से माइनस करने थे 1500, और आप लोगों ने एक वर्किंग खोलनी थी, डेट इज़ वर्किंग नंबर 7, और वो माइनस करके ना वहाँ से यहाँ ले आना था कितना। और अगर इसमें भी कोई सेटिंग मेटिंग करनी होती तो वो भी फिर नीचे जाके वर्किंग 7.1 में कर लेते। ओके, पहला काम ये हो गया। सर आपको कैसे पता चला ये एंट्री हुई हुई थी? सवाल जब भी साइलेंट होगा एंट्री हुई होगी। तो 1500 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, कैश में पेमेंट की होगी, बस उसको थोड़े से पैसे ले लो कह के उसके बस खरीद लिया होगा हमने एसोसिएट को। इन्वेस्टमेंट इज़ कैरिड एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2020। शुक्र है उसने बता ही दिया। चलो ये कैरी हुई भी है इसमें कॉस्ट के ऊपर 1500 रुपये। तो निकाल दें इसको, वर्किंग 7 में ले जाएं। सब्सिडरी की निकाल के लेके जानी होती है वर्किंग 1 में, और एसोसिएट की निकाल के लेके जानी होती है वर्किंग 7 में। डिटेल ऑफ PL नेट एसेट्स एज एट ईयर एंड आर एज फॉलोज। ईयर एंड पे एसोसिएट के एसेट्स चाहिए। PP 2625। हाँ यार प्लीज़ मैं गलत काम नहीं कर रहा, ऑन लिखा हुआ है। इन्वेंट्रीज 1190, डेटर 700। इन्वेंट्रीज 1190, डेटर 700। इन्वेंट्री कैश एंड बैंक, चलो मैं देख लेता हूँ, आप लोग रिलैक्स करें। रिलैक्स 595। लाइबिलिटीज 630। ये जी हमने तीसरा कॉलम बना लिया एसोसिएट का। बाद में हमें पता चला कि हमने ऐसी बोंगी मारी है पेपर में, इनको तो काट देना होता है, और मुझे तो क्लोजिंग आरी चाहिए होती है। जो मुझे चाहिए थी वो दी नहीं, जो नहीं चाहिए था वो दे दिया। कितने लोगों को पता चल गया था पेपर में ये एक ही बैलेंस शीट नीचे दी हुई है, ये एक ही बैलेंस शीट दी हुई थी नीचे, उसको मैं ऊपर लेके गया हूँ, लेकिन बाद में पता चला ये चीज़ें काम की नहीं है। तो इसको फिर मैंने ब्रैकेट में ले लिया था कल जब आपको होमवर्क दिया था, और सवाल में एक रिक्वायरमेंट थी लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है इसे लिस्ट बना दें, एक्सप्लेन नहीं करना होता। लिस्ट करें वो चीज़ें जिनको आपने इग्नोर करना है सवाल में। तो हमने एक लाइन लिखनी थी, द नेट एसेट्स ऑफ PL ऑन 31 दिसंबर आर नॉट कंसिडर्ड इन पॉइंट A। रीज़न नहीं देनी थी। लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट बना दें, रीज़न नहीं मांगी हुई उसने, बस ये करना था। अच्छा, अब जी वर्किंग 7 को समझने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। एक है जी क्वेश्चन 9 और एक है क्वेश्चन 10, चैप्टर नंबर 16 में। अभी मैं वो सवाल खोल के आपको दिखा नहीं रहा,
अगर याद ना आए तो MCQ नंबर 15 और 16 भी हमने किए थे, 2 ही तो हमने MCQ किए थे IAS 28 के। आज बताना मैं भूल गया, शाम को दोबारा डिस्कशन कर लेते, चलें आप किसी दिन कर लेंगे, बच्चे ही चले गए। तो ये मोहतरम एडजस्टमेंट्स थी हमारी जो चैप्टर क्वेश्चन 9 और 10 में हमने की थी। ये क्वेश्चन 9 और 10 जाके चैप्टर 16 का खोलिएगा, ये रेफरेंसिंग ज़रूर साथ साथ करें ताकि आपको चीज़ें घर में लिंक होती रहें। आप समझ रहे हैं मैं अपने लिए लिख रहा हूँ? अच्छा, थोड़े से लोग हैं, प्लीज़ बिस्ती ना करवाएं अपनी। ओके, अब सवाल ये है मोहतरम कि वर्किंग 7 के हमने 2 वर्जन पढ़े हुए हैं। एक वर्जन है वर्किंग 7 का पोस्ट आरी, उसके लिए चाहिए होती है क्लोजिंग माइनस प्री और साथ साथ परसेंटेज लगानी। लेकिन अगर क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग जैसे कि आज के सवाल में नहीं थी और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग के साथ प्री रिटेन्ड अर्निंग भी आज के सवाल में नहीं थी, अगर ये गिवन ना हो तो फिर बेहतर है कि पोस्ट आरी से मतलब ले लें, यानी कि खरीदने के बाद वाले प्रॉफिट्स। तो फिर मैंने कहा था इधर आप प्रॉफिट डाल दीजिएगा, इधर डिविडेंड डाल दीजिएगा, ये नया वर्जन था। लेकिन अगर आप क्लोजिंग माइनस प्री से चल रहे हैं तो डिविडेंड इधर ना डालिएगा, MCQ नंबर 15 और 16 में डिस्कस हुआ था। लेकिन अगर आप चल रहे हैं क्लोजिंग माइनस प्री से तो डिविडेंड इधर नहीं डालना। लेकिन अगर आप पोस्ट प्रॉफिट देख रहे हैं यानी हमारे खरीदने के बाद वाले प्रॉफिट, तो फिर इधर प्रॉफिट डालिएगा, इधर डिविडेंड डालिएगा। अब सवाल में अगर ये डेटा मैं ऊपर लेके जाऊं तो स्टिल मेरी 2 चीज़ें मिसिंग रह जाएंगी, डेट इज शेयर कैपिटल एंड क्लोजिंग आरी। तो डेट्स वाई मैं क्लोजिंग आरी को लड़ के अभी निकालना नहीं चाह रहा। वैसे मैं क्लोजिंग आरी पे बात करूंगा, लड़ के मैं निकाल भी सकता हूं सवाल से, वो लड़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी क्लोजिंग आरी में सवाल में कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि शेयर कैपिटल भी मिसिंग है और क्लोजिंग आरी भी मिसिंग है। अच्छा, अगली चीज़ जी, सवाल में अल्लाह का शुक्र है अगर MCQ नंबर 16 हमने किया हुआ था तो 2 चीज़ें अवेलेबल थी। इस साल एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया 9-10 और इस पर छुरी नहीं चलानी थी क्योंकि ये प्रॉफिट 31 दिसंबर 20 के साल का है और हमने ख़रीदा साल के पहले दिन है, तो छुरी नहीं चलानी थी इस पर, जैसे MCQ में छुरी चलानी पड़ी थी। तो ज़रूर इसके साथ ना MCQ नंबर 16 कीजिएगा ताकि छुरी चलाने वाली बात भी याद रहे। अच्छा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की बात है कि आप क्रॉस रेफरेंसिंग चीज़ों की करें। एसोसिएट का प्रॉफिट भी अवेलेबल है और एसोसिएट का डिविडेंड भी अवेलेबल है। माना कि ये पेड टाइप चीज़ है और बैलेंस शीट के सवाल में हम पेड टाइप चीज़ें सिनेरियो 5 समझ के इग्नोर करते हैं, बट आज वर्किंग 7 के अंदर एक चैलेंज है, उसकी वजह से मुझे डिविडेंड लेना पड़ा है वर्किंग 7 में, ना कि बैलेंस शीट के फेस पे कहीं मैंने लेके जाना है, वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। पेड अल्लाह का शुक्र है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है। और HL ने अपनी अदर इनकम में डाल भी ली है। ये पॉइंट शायद उस वक्त रेलिवेंट होता है जब P&L का डाटा दिया होता और P&L में P की अदर इनकम में P's शेयर ऑफ ए डिविडेंड पड़ा होता, तो वहाँ से फिर माइनस करते, इंशाल्लाह करेंगे आज एक सवाल में। तो ये डाटा शायद उसलिए रेलिवेंट है कि P ने अपनी अदर इनकम में डाल दिया है क्योंकि उसको मिल गया होगा ना। तो ये तो P&L के एंगल से डिस्कशन होगी। बैलेंस शीट के एंगल से अल्लाह का शुक्र है हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई है कि पेड को इग्नोर करना होता है। लेकिन आज मैं इसको इसलिए इग्नोर नहीं करना कि वर्किंग 7 का न्यू वर्जन मुझे यूज़ करना पड़ा है क्योंकि उधर क्लोजिंग माइनस प्री अवेलेबल नहीं है। तो वर्किंग 7 में मैं आता हूँ, इधर पोस्ट आरी मुझे चाहिए और इधर मुझे चाहिए डिविडेंड। इफ़ आई टॉक अबाउट पोस्ट आरी तो पोस्ट प्रॉफिट पूरा साल का ही होगा 910 और डिविडेंड है 490, तो 210। अब मैं क्लोजिंग माइनस प्री नहीं अवेलेबल, सॉरी, बस मैं पोस्ट प्रॉफिट से खेल रहा हूँ। और 430 नहीं है, 430 है, 490 ज़रब 910 और ये 4 ज़रब 35%। जी ये बताएं और ये बताएं। 171.5। किसी को याद हो इसकी डबल एंट्री अब कैसे करनी थी? आपको पता है ये CRE में जाता होता है, ARE CRE में चली जाती है। असल में तो ये ARE है ना, ARE है, ARE CRE में चली जाती है। लेकिन किसी को याद है ये पोस्टिंग कैसे करनी थी CRE में? काट कर, दोनों को नेट करके।
दोनों को नेट करके, ये मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, दोनों को नेट करके। तो मैंने ये बताया था जब एमसीक्यू नंबर 16 कराया था। तो एमसीक्यू 16 और 15 जरूर करना है आपने। तो एमसीक्यू 15 और 16 में मैंने ये बताया था आपको कि सीआरई में डायरेक्ट आपने अब ये नहीं लेके जाना, वो इधर तो आपने अलग अलग कर लिया है, लेकिन सीआरई में आपने इन दोनों को क्या करके लेके जाने, नेट करके लेके जाने। इधर वैसे दोनों का डिफरेंस देखें कितना है, 147। तो सीआरई में जो एआरई जानी थी वो कितनी जानी थी, ब्रैकेट में पेपर में नेट करके उसे दिखा दीजिएगा। ये जी हमारी एडजस्टमेंट होगी, खत्म। अब मैं आपको खींच तान के, अभी तो मैंने काट दिया हुआ है क्लोजिंग माइनस प्री, अब मैं आपको खींच तान के क्लोजिंग और प्री आरई निकाल के देने लगा हूं सवाल में जबरदस्ती। और मैं आपको साबित करने लगा हूं कि बाकी सवालों में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सवाल में मैं किसी तरह खींच तान के क्लोजिंग माइनस प्री आरई कर सकता था। कोशिश करते हैं क्लोजिंग माइनस प्री आरई करने की और वर्किंग 6 करने की। ये है जी क्लोजिंग नेट एसेट्स। क्लोजिंग नेट एसेट्स मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, क्वेश्चन 10। उसमें एक काम किया था हमने, यकम जनवरी 10 है ना, 10 है हमारे सवाल में, यकम जनवरी 20 और ईयर एंड के 31/12/20। मुझे ना एसोसिएट के नेट एसेट्स दिए हुए हैं, डब्बे में देखें कितने हैं, 44। ये क्लोजिंग है मेरे ख्याल से, क्लोजिंग है। खींच तान के ना एक काम करता हूं मैं, 4480 नेट एसेट्स। खींच तान के शेयर कैपिटल को 0 एज्यूम करता हूं ताकि क्लोजिंग आ रही आ जाए 4480। ये क्वेश्चन 10 में काम करवाया था मैंने आपको। ओपनिंग शेयर कैपिटल 0, ये जो आ रही है, ये आ रही, थोड़ा सा मैं आपको एफर्ट करके निकलवाता हूं, ये आ रही भी निकल आएगी, परेशान नहीं होना। वर्किंग 6 एसोसिएट, ओपनिंग आ रही, पैट, डिविडेंड, क्लोजिंग आ रही। 4480, 490 डिविडेंड, पैट 910। यहां पूरी पूरी फिगर्स आती हैं। ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिटेन अर्निंग का कॉलम है ना। 4060, ये जी 4060 किस वर्किंग से, वर्किंग नंबर 6 से। हमारा कौन सा सवाल चल रहा है इस वक्त, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। ये जी खींच तान के मैं क्लोजिंग और प्री आरई आपको निकाल के दे दी है, बड़ी जबरदस्ती सवाल से कुश्ती करके। लेकिन अगर आप ऐसा करते पेपर में तो एग्जामिनर शायद आपको थोड़ा सी शाबाश दे देता कि यार इसने बड़े मेहनत करके ना प्री आरई निकाली, और ये प्री आरई है, ये प्री आरई है 4060। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्किंग 7 में प्रॉफिट और डिविडेंड ना लेके जाऊं, और मैंने तो एमसीक्यू 15 की तरह चलना है, 16 की तरह नहीं चलना। अब आप कैलकुलेटर पर क्लोजिंग माइनस प्री करें, कैलकुलेटर पकड़ें, क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री, ये आदत तो पड़ी हुई है ना क्लोजिंग माइनस प्री की। मैंने इतनी एफर्ट करके मुश्किल से क्लोजिंग माइनस प्री निकाल ली, क्या है जवाब, 420। 420 के ऊपर लगाएं 35%, जल्दी लगाएं, 420 पे 35%, क्लोजिंग माइनस प्री पे आपने परसेंटेज लगाई है, और वो जवाब इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ गया। कितना आया, 147। तो क्लोजिंग माइनस प्री भी बहुत कुश्ती करके सवाल से निकल सकता था, लेकिन मेरा मशवरा था कि आपने नोट देना था कि 4480 को इग्नोर कर दें और मैं खाली प्रॉफिट और डिविडेंड से खेल लेता हूं। तो जी आज क्लोज करें इस बात को हमेशा के लिए। वर्किंग 7 के 2 तरीके हैं, या प्रॉफिट डिविडेंड से खेल लें या क्लोजिंग माइनस प्री। इधर कुछ का चक्कर कोई नहीं है क्योंकि मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन नहीं है, कुछ ब्रॉड डाउन जमा कुछ नहीं, बस क्लोजिंग माइनस प्री। तो बेहतर था क्या करते, इतना लंबा काम करते, इसमें एक गलत अजम्पशन टाइप भी लेनी पड़ी थी, शेयर कैपिटल 0 है, मजबूरी में तो ले लेता मैं,
इधर 100 रुपया भी रख लेता है शेयर कैपिटल, जवाब वही आना था। मजबूरी में ये काम कर सकते हैं, मजबूरी में कर लीजिएगा, सीख भी लें इस काम को। क्वेश्चन 10 में मजबूरी थी, किया था। जो क्वेश्चन 10 मैंने आपको लिखवाया चैप्टर 16 का, वहाँ मजबूरी थी, किया था। लेकिन मजबूरी आज नहीं है तो ना करें इस काम को। तस्वीर खींच लें इसकी। पास पेपर क्वेश्चन 4 कंसोलिडेशन में हमने ये डिस्कशन किया है। खींचतान के क्या निकल सकती है? क्लोजिंग माइनस प्री। लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सिर्फ किससे खेल लूँ? बोले 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 किससे खेल लूँ? प्रॉफिट और डिविडेंड से। ओके अच्छा जी। Subsequent to acquisition, subsequent to investment made by HL in M&L P&L, इंटर आपस की सेल आर इनवॉइस्ड एट मार्कअप ऑफ इतने। द रेवेन्यू डिटेल्स आर एज फॉलोज। ये दोनों एडजस्टमेंट्स मैं नहीं करवा रहा, बहुत आसान है। आगे रिसीवेबल एज पर पेरेंट बुक्स, इस तरह मैंने कहा था पढ़ा करें। रिसीवेबल एज पर पेरेंट बुक्स, रिसीवेबल एज पर पेरेंट बुक्स 74। रिसीवेबल एज पर पेरेंट बुक्स फ्रॉम सब्सिडरी, फ्रॉम सब्सिडरी। पीटीसीएल ने यूफोन से लेने हैं। अगला मत पढ़ें, एक मिनट, अगला मत पढ़ें। पीटीसीएल की बुक्स कह रही हैं कि मैंने सब्सिडरी से लेने हैं 74। सवाल में आगे उसने बताया नहीं कि सब्सिडरी की किताबों में पेएबल है या उसने पे कर दिया है और इन ट्रांजिट है। अगर सवाल इस बारे में ना बताए तो आप हमेशा एज्यूम कीजिएगा कि सब्सिडरी ने पैसे भेजे नहीं, ज़बरदस्ती इन ट्रांजिट नहीं निकालना कभी पेपर में। इस लाइन का मतलब एक और भी है, वो अब मैं आपको पढ़ के बता दूं। वो मैंने क्वेश्चन 8 में कराया था, जहां क्वेश्चन 9 और 10 था, उसी में ये बात कराई थी। क्या कराई थी वो सुने। इस लाइन का अब एक और मतलब ही लेंगे। ज़बरदस्ती इन ट्रांजिट नहीं निकालने कभी पेपर में कि ये कह रहा है 74 है तो अगला कह रहा होगा 0। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगला कह रहा होगा 0। इस लाइन का एक और मतलब है पेएबल टू HL ऑन 31 दिसंबर एज पर ML बुक्स इज ऑल्सो 74। ये इस लाइन का मतलब है। तो हमेशा आपने इसी तरह समझना है इसको। एक मिनट, तो ये 74 हो गया। अब आपस के डेटर क्रेडिटर को आपने कैंसिल कर देना था। -74 -74, कैश इन ट्रांजिट वॉज 0, क्योंकि सवाल इन ट्रांजिट होगा तो बताएगा। अब पूछो आप। ओके आगे चलें। पेएबल टू एसोसिएट, वैसे पी लिखा हुआ है लेकिन पी आपको पता है एसोसिएट है। पी का लफ्ज़ लिखना नहीं चाहिए था इस एसोसिएट के लिए, पी से जैसे पेरेंट लगता है, लेकिन पी आपको पता है एसोसिएट है। पेएबल टू एसोसिएट एज पर द पी बुक्स, कोशिश करते हैं। पेएबल टू एसोसिएट एज पर पी बुक्स कितने? 98 लिखें जाके। 98 आपने 74 लिखा था यहाँ, इसके साथ 74 इसके साथ ये लिखें जरूर। किताब भर दें आप, किताब भर दें। घर वालों को लगे ये पास पेपर कर लिए मैं, अम्मी चेक करें पास पेपर, तो ये टिक हुए हों। 98 पेएबल टू एसोसिएट एज पर पी 98। इससे एक और मतलब भी वैसे निकलता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। रिसीवेबल फ्रॉम HL एज पर PL बुक्स। ऑब्वियसली फिर वो PL कह रही होगी मैंने तेरे से पैसे लेने हैं। तो एक काम करें छोटा सा प्लीज़, यहाँ पे ना 98 लिखें। इसके डेटर में 98 पड़ा है। चलिए जी, कैंसिल करवाएं इसको। आप नहीं करना कैंसिल, कैंसिल नहीं करना। क्यों नहीं कैंसिल करना? इसलिए कि आपको पता है आपने तो ये फिगर सवाल में उठाई ही नहीं 700, तो फिर कैंसिल कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने एसोसिएट्स के चैप्टर में पढ़ा था IS 28 में कि आपस के डेटर क्रेडिटर
पड़े रहने दें इनमें। 98 इसमें पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें, बस कोई मसला नहीं, कैंसल मत करें। तो ये एक और पॉइंट हमारा हो गया मार्क्स लेने के लिए, 2 नंबर थे ना, तो दूसरा पॉइंट ये था, लिस्ट द आइटम्स विच आर नॉट कंसिडर्ड इन पॉइंट ए अबव। तो हम कहेंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं करना होता, अंग्रेजी बस लिख के आनी होती है। द पेबल टू PL ऑन 31 दिसंबर एज पर HL बुक और ₹98 इज नॉट कंसिडर्ड इन ए। एज इट इज इंग्लिश उठा के नीचे लिख देनी है। ये होता है लिस्ट डाउन करें उन चीज़ों को जिन्हें आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। NCI मैयर हो रही है फेयर वैल्यू पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये ना देखें, उसने मुफ्त के नंबर दिए थे, ये भी उसने ऑलमोस्ट, अगर MCQ आता था मुफ्त के नंबर थे। ये एडजस्टमेंट मैंने क्लास में डिस्कस करनी है, ये भी मुफ्त के नंबर थे। प्रोफेशनल फीस भी मुफ्त के नंबर थे। कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा मार्क्स गिविंग क्वेश्चन है आजकल, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं होता फिर पेपर में, और जो करके आ जाते हैं वो कहते हैं इस सवाल में हमने तकरीबन 18-20 में से 14-15 तो लगा ही लिए नंबर। ओके, कम ऑन जी। क्वेश्चन 3, पेज 173, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये जी P&L का सवाल है, आपको पहले इसलिए करा रहा हूँ कि आपने ताज़ा पास पेपर क्वेश्चन 1 किया हुआ है। कैलकुलेटर पकड़ें और मुझे ना तीनों का पैट निकाल दें, तीनों का पैट निकाल दें। जी बताएं, तीनों का पैट, P का 167, 167, आगे 63। और यार आखिरी चीज़ ना लीजिएगा, वो तो क्लोजिंग आ रही है, फिलहाल मुझे पैट पूछ रहा हूँ आपसे, 32। ये तीनों का पैट निकल आया, कुछ लिखवाएं मुझे। चले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों ने नहीं लिखा था। वर्किंग 5 और वर्किंग 5.1, वो मुझे पता है वर्किंग 6 में सारी चीज़ें जाती हैं, वो तो आपको पता है। ओपनिंग आरी शारी अगर निकालनी हो तो वर्किंग 6 बन जाएगी। तो ये जी सबका पैट आ गया। आगे जी, और इसने क्या दी हुई है, क्लोजिंग आरी। अब आप क्लोजिंग आरी पकड़ेंगे, डिविडेंड सवाल में नहीं है या हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, हाँ शायद हैं। तो क्लोजिंग आरी पकड़ेंगे और डिविडेंड पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे, ओपनिंग आरी निकाल लेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं अभी सवाल थोड़ा सा आगे चलाऊंगा तो आपको महसूस होगा कि उसने प्री आरी हमें दी ही होगी, और अगर उसने ना प्री आरी दी हुई तो फिर इंशाल्लाह हम वर्किंग 6 कर लेंगे। तो देख लेंगे प्री आरी दी हुई या नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो वर्किंग 6 कर लेंगे। ओके, आगे जी, प्री आरी निकालते हुए क्या करना होता है, क्लोजिंग आरी और बोले 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 पैट और डिविडेंड, इन सबको देख के ओपनिंग आरी निकल जाती है। फिर ओपनिंग आरी प्री है या नहीं वो सवाल बता दिया करेगा। अच्छा जी, सब्सिडरी को कब खरीदा है हमने, छुरियाँ चलानी है भाई, आज छुरियाँ चलानी है 8 महीने पहले साल ख़त्म होने से, और एसोसिएट को काफ़ी साल पहले का ख़रीदा हुआ है, काफ़ी साल पहले का ख़रीदा हुआ है। क्लियर, चलो ठीक है यार, ज़रा पॉज करना। ओके, अच्छा जी, इसको काट दें। इसके बाद सब्सिडरी को हमने 8 महीने पहले ख़रीदा है, एसोसिएट को काफ़ी साल पहले। एक मैं एडजस्टमेंट असल में शुरू में कराना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इस पर लगना है, ये भी लग जाए, बाकी फिर सवाल में कोई जान नहीं है इतनी। ये मैयर कर रहे हैं इसको प्रोपोर्शनेट बेस पे, वो तो NCI के लिए है। बैलेंस शीट मांगी हुई है सवाल में 31 दिसंबर 19 की, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस मांगा हुआ है। अच्छा, तो VII, इसमें एक आखिरी लाइन लिखी हुई है, ये मुझे याद कराइएगा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, नॉर्मल क्लास में। अच्छा, 15 नवंबर 19 को, साल के बिल्कुल एंड पे, 1.5 महीना था साल ख़त्म होने में, सब्सिडरी ने और एसोसिएट ने परचेज किए हैं 6 लाख और 4 लाख शेयर ऑफ जज्बा। ये कोई चौथी कंपनी है, आप
सब्सिडरी ने और एसोसिएट ने 6 लाख और 4 लाख शेयर खरीदे हैं जज्बा के एट प्राइस ऑफ 150 ईच प्लस 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके अलावा 2% लॉयर को भी दिए हैं। सब्सिडरी और एसोसिएट ने सोचा है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है शेयर्स को, यानी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इनका गेन लेके जाएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट्स अभी तक ईयर एंड पे वो रीमैयर नहीं कर सके, तो माशाल्लाह मार्केट प्राइस जज्बा की काफ़ी आसमानों पे नहीं पहुंची हुई, बेचारी गिर गई है 150 से 138 पे आ गई है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? IFRS 9। उई सर, IFRS 9 डाल दिया था कंसोलिडेशन में। सर कैसे करना था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। जिस तरह IFRS 9 में किया था उसी तरह करना था। अच्छा, ओहो, बनाएं जी अकाउंट्स सब्सिडरी की बुक्स में और एसोसिएट की बुक्स में अकाउंट्स बनाएं। इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इस एडजस्टमेंट से इन द एंड हमें निकलेगा क्या? इस एडजस्टमेंट से हमें इधर से हमने पैट निकाला है। पास पेपर क्वेश्चन 1 के अंदर हमने यहाँ पे पैट लिखा था, मैंने मिटा दिया हुआ है, यहाँ पे पैट लिखा था और सरप्लस वगैरह थे, वर्किंग 5.123 टाइप चीज़ें बनाई थी। आप ज़रा बताएं इस एडजस्टमेंट से निकलेगा क्या? IFRS 9 के एडजस्टमेंट से OCI निकलेगा। OCI निकलेगा। अभी तक अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इसका मतलब है मैं ज़रा तैयारी शरी कर लूँ। रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख लूँ या फेयर वैल्यू रिजर्व OCI टाइप, ताकि वर्किंग 5.2 और 3 भी मैं साथ ही खोल दूँ। तो इस एडजस्टमेंट का ये मकसद था कि इनके कोई OCI टाइप चीज़ें भी थी। पीपी पे भी आपको पता है OCI होता है हमारे सिलेबस में, इंटेंजिबल्स पे भी OCI होता है और IFRS 9 में भी OCI है, और इसने लिखा हुआ है वैसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI। किसी को याद है OCI में पहली क्लास थी IFRS 9 की, बिल्कुल पहली क्लास थी जब शेयर खरीदना हमने सीखा था, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को OCI में कैपिटलाइज करते थे और P&L में एक्सपेंस में डालते थे। ज़रा करें कैपिटलाइज। कितने शेयर हमने बाई किए हैं? 6 लाख शेयर। कितने रुपए के एक शेयर? 150 रुपये का। ज़रा जवाब बताएं क्या है? 90 मिलियन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट FET OCI में ऐड करते हैं, किसी को पता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं 91.8 मिलियन। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 91.8, ये जी 15 नवंबर को जर्नल एंट्री होगी। अब 31 दिसंबर को इसको मैयर कर लें, रीमैयर कर लें। 31 दिसंबर 19 को कैरी डाउन। कितने शेयर हैं? 6 लाख। ये कैलकुलेटर ज़रूर पकड़ें। 6 लाख, एक शेयर कितने का? 138 का जी, 82.8। पता नहीं लंबा सा हम लिखते होते थे। फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंसिंग, OCI, लॉस, काफ़ी लंबा सा हम लिखते होते थे इस तरह जी। 9 का लॉस आ गया। तो सब्सिडरी को बेचारे जज्बा के शेयर खरीदने पे जज्बे उलट गए, लॉस आ गया। एसोसिएट ने भी हिम्मत की है शेयर खरीदे में जज्बा के। इन्वेस्टमेंट एज पर IFRS 9 कैश, मेरे ख्याल से ऐसे इधर ही कर लेना यार। ये देखें, अब 6 लाख की बजाय कितने शेयर खरीदे हैं? 4 लाख। कितने के? 60 मिलियन के। इस पे ज़रा 2% लगाएं 60 पे, फिर जमा करके बताएं। 61.2, ये याद है ना ये कैलकुलेशन? 61.2, 61 इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लिखा हुआ, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब आपको 2% डालना पड़ेगा ऐड जी। कैरी डाउन, हमने तो 4 लाख शेयर खरीदे हैं ना, 4 लाख ज़रब 138.2। ओहो, इधर भी लॉस आ गया। फेयर वैल्यू रिजर्व OCI लॉस 6, नोट कर लें।
IS 16 में रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, इधर फेयर वैल्यू रिजर्व होता है। कितने का लॉस आया? 9 का। इधर 6 का। चलिए ठीक है, कोई एक अकाउंट भी आपने बना लिया काफ़ी है, बाकी घर जाके बना लीजिएगा। अभी आप मुझे बताएं फेयर वैल्यू रिजर्व OCI में कितना लॉस आ रहा है? 9 का सब्सिडरी को, 6 का एसोसिएट को। ठीक है जी। तो अब ये ले जाएं वर्किंग 5.2 में, 5.3 में। पास पेपर का ना क्वेश्चन 1 रिवाइज कर लीजिएगा इससे पहले, अगर ये चीज़ें भूली हुई हैं वर्किंग्स। तो इन वर्किंग्स के ये ज़रूर लिखें आप, ये ज़रूर लिखें, यही तो मेन चीज़ है जो लिखनी है, सवाल को पकड़ने का तरीका। वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। ओके, अब ज़रा इनके फॉर्मेट देख लेते हैं। ये 167 के साथ क्यों नहीं को वर्किंग लिखते? क्योंकि ये बांटना नहीं होता ना किसी को, ये तो सारा ही हमारा होता है, तो इसलिए 167 को तो कुछ करना नहीं। अब ज़रा वर्किंग्स के पैटर्न देख लें, शायद नोट हुए हों कुछ दिन पहले के। हाँ हुए हुए हैं। ये S का पैट, A का पैट, S की OCI, A की OCI। चलें जी शुरू करें। S का पैट, S का प्रॉफिट, जी ये नोट करें, S का प्रॉफिट। एहतियात रखिएगा, 8/12 की छुरी चलानी है, एहतियात रखिएगा छुरी चलानी है जी। लेकिन साथ साथ परसेंटेज नहीं लगानी, इससे सब्सिडरी है, सब्सिडरी है, साथ साथ परसेंटेज नहीं लगानी, कुछ जज्बाती नहीं होना। ओके, वर्किंग 5.1, क्या हेडिंग दूं? वही वाली ऊपर वाली, ए का प्रॉफिट। ओहो, तो फिगर्स देखनी थी। ए का प्रॉफिट कितने? 32। साथ साथ परसेंटेज लगा दें, साथ साथ परसेंटेज लगा दें। छुरी ना चलाइएगा, छुरी ना चलाइएगा प्लीज, काफी साल पहले खरीदा हुआ है को। कितना है का प्रॉफिट? इनटू 25%। इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेज लगानी। एस का पैट आ गया, ए का पैट आ गया। अब रटा ना हमारे बस, बताएं आगे। एस पैट, ए पैट, एस ओ सी आई, ए ओ सी आई, एस ओ सी आई वर्किंग नंबर 5.2 और ए ओ सी आई वर्किंग 5.3। एस ओ सी आई, ए ओ सी आई। 9 और 6, 9 और 6, 9 और 6 या 9 और 6, ज़रा देख लेते हैं वर्क पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में क्या किया था। आज तो लॉस आ गया ना, लॉसेस से खेलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं मुझे लगता, क्योंकि जो प्रॉफिट से करना होता है उसके ऑपोजिट साइड पे लॉस लिख देना होता है। कभी मुश्किल महसूस हो ना तो सोच लीजिएगा प्रॉफिट कहाँ आता था। एस
OCI, एक ही OCI 7% लगा के, लेकिन ये देखें पैट पैट पॉजिटिव OCI क्रेडिट पे उसने फेंकी थी। आज पैट और पैट को तो क्रेडिट में फेंका, कभी पैट भी तो नेगेटिव आ सकता है। तो आज OCI को क्रेडिट पे मत फेंके, इस तरह लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। SOCI इधर लिख लें, नुकसान है ना डेबिट साइड पे, 9 था इधर, और इसके साथ साथ परसेंटेज लगानी है, 6 इंटू 25%, 1.5। हाँ ये मैं बताता हूँ आपको अभी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा भाई ने, यहाँ तक नोट कर लिया जी। 7% लगानी है। ये तो पैट तो प्रॉफिट था, ये तो लॉस था OCI का। अच्छा ठीक है जी, आगे चीजें, इन दोनों के प्रॉफिट थे, इन दोनों के लॉसेस थे। क्लियर? ये फिगर्स हमने उठाई हैं यहाँ से, ये चारों फिगर्स हमने यहाँ से उठाई हैं। अच्छा जी, मुझे सब्सिडरी के प्रॉफिट्स चाहिए, किधर है यार, सब्सिडरी के मुझे प्रॉफिट्स चाहिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने के चाहिए मुझे सब्सिडरी के प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो पूरे साल का था, तो मैंने इसको 8 महीने का कर लिया, लेकिन इस OCI को मैंने इसलिए 8 महीने का नहीं किया क्योंकि ये 1.5 महीने की है, ये 1.5 महीने का लॉस है। 15 नवंबर, अगर इधर भी कोई रकम जनवरी लिखा होता फिर ज़रा टफ हो जाता है, इसको भी शायद 8/12, तो ये तो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक का है, ये तो 1.5 महीने का OCI है। तो OCI ऑलरेडी मई से दिसंबर वाले स्लॉट का है, OCI ऑलरेडी मई से दिसंबर वाले आखिरी 1.5 महीने का है। ये 12 का था, इसको 8/12 कर लिया, ये 1.5 का है, ये ऑलरेडी पोस्ट है, और इसमें से पोस्ट अलग करना पड़ा, बस इस तरह को समझ लें। तो ये तो ऑलरेडी 1.5 महीने की, ओके चलें जी आगे। अच्छा इसके बाद ना भाई एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं। डिटेल्स ऑफ एमएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोस, इनके शेयर कैपिटल वगैरह दिए हुए हैं। आगे चलें, इस लाइन का मतलब था कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर्स, इसका मतलब बताएं। पेज 27, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर्स, पेज 27 है ये, कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर्स, परचेज कंसिडरेशन, पेज 27। पेज 27 टाइप एडजस्टमेंट सब सोचनी पड़ेंगी। तो कभी भी ये आ जाए ना कि कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर्स, तो जहन में पेज 27 लाइएगा, इन्हीं में से कोई पैसे ले लो, शेयर ले लो वाली टाइप एडजस्टमेंट्स होंगी। ट्रांसफर ऑफ एमएल्स बिल्डिंग, एमएल ने अपनी बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी है, पेरेंट ने अपनी बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी है। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल भी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं इस सफ़े पे जाऊंगा, ढूंढूंगा पैसे ले लो, शेयर ले लो, डिबेंचर ले लो, बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग ले लो। तो लेट्स स्टार्ट, बिल्डिंग ले लो। इसमें ना मेरे ख्याल से ऐसे करेंगे आप कि पेरेंट की बिल्डिंग बुक्स में नज़र आ रही होगी, उससे फेंक देंगे, बाजार में बेचने की बजाय इसके बदले सब्सिडरी के शेयर आपके पास आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस होगी। किसी को भूल गया तो क्वेश्चन 21 घर जाके रिवाइज कर ले, ये अब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ये करवाया हुआ है आपको। तो पेरेंट ने कहा मेरी बिल्डिंग ले लो, मेरी बिल्डिंग ले लो,
ट्रांसफर ऑफ एमएल बिल्डिंग हैविंग फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ इतने एंड इतने। तो पेरेंट ने अपनी 150 की बुक वैल्यू वाली बिल्डिंग जो मार्केट में 226 की थी उसको दे दी है। एंट्री देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू से होनी है, बिल्डिंग क्रेडिट बुक वैल्यू से होनी है, और अदर इनकम। बुक वैल्यू बता लें क्या है, और फेयर वैल्यू और गेन 76। लेकिन इस तरह ना करें ना, इसको अलग से कर लें। एंट्री करें जी, एंट्री करें जी। ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू से और एसेट क्रेडिट बुक वैल्यू से। थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, बदले में मुझे सब्सिडरी के शेयर दे दो, वो शेयर आ जाएंगे। बैलेंसिंग अगर P&L का सवाल है तो अदर इनकम, अगर बैलेंसिंग सवाल है बैलेंस शीट का तो CRE। पेरेंट को खुशी होगी। कितने वाली बिल्डिंग, 150 वाली बिल्डिंग कितने में बिक गई, 226 जी। गेन 76। वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, वर्स्ट तो नहीं है, मैंने कहा ऐसी पंगा प्रोग्राम, ये अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी हुई है गलत अमाउंट से। द डिस्पोजल हैज बिन रिकॉर्डेड एट 150 रुपया। द डिस्पोजल हैड बिन रिकॉर्डेड एट 150 रुपया, ये लिखा हुआ है उसने, मुझे तो ये 150 ही लग रहा है, आपको पता नहीं क्या लग रहा हो। डिस्पोजल इज रिकॉर्डेड एट 150, रॉन्ग एंट्री बताएं, रॉन्ग एंट्री। डिस्पोजल इज रिकॉर्डेड एट 150, नहीं कैश तो सऊदी किंग से नहीं आएगा। याद रखिएगा ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी पेज 27 वाली, इसमें कोई चीज़ जारी होती थी और इन्वेस्टमेंट्स डेबिट हो रही होती थी, तो कैश तो ज़बरदस्ती डेबिट ना कराएं। सऊदी किंग ने तो हमारी चीज़ लेके जा रहा है, पैसे तो नहीं देने उसने हमें, हमने उससे सब्सिडी के शेयर खरीदने हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स डेबिट कर लें। द डिस्पोजल इज़ रिकॉर्डेड, अल्लाह का शुक्र है उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दिया, बट एट बुक वैल्यू, यानी कि ही हैज़ टोटली इग्नोर्ड द फेयर वैल्यू, ही हैज़ रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू। कैश ज़बरदस्ती नहीं निकालना, कैश जब ओरिजिनल एंट्री में नहीं है तो रॉन्ग में कहाँ से आ जाएगा, कैश की ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट नहीं बोलता। रेक्टिफाइंग एंट्री करने की कोशिश करें, उसने फिर गेन भी मिस कर दिया ना, वैसे तो देख के पता चल जाएगा कितने से डेबिट मारना था, कितने से मारा, कितने से और मार दें, 76। क्रेडिट क्रेडिट सही मारा है, अदर इनकम में डाल दें या CRE में डाल दें अगर बैलेंस शीट का सवाल है। 76 नोट करें जी। ओरिजिनल रॉन्ग एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट और खुशी क्रेडिट, CRE तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये P&L के फेस पर क्या क्या आ रहा है तो मुझे देख के बता दें। P&L के फेस पे क्या क्या आ रहा है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, PBT। लेकिन PBT के ऊपर एक लाइन छोड़नी है, शायद आपको याद हो, PBT और पैट भी यही है क्योंकि टैक्स नहीं दिया हुआ। अदर इनकम में डलवा दें यार एडजस्टमेंट, बाकी P और S तो खुद ही लिख लेंगे ना फिगर्स, PS लिख लेंगे वो फिगर्स। अदर इनकम पोस्ट करवा दें 76, ये जी डबल एंट्री होगी। आज एक खुशी की खबर सुने, पेज 27 की कोई भी एडजस्टमेंट शायद वर्किंग 5 में कभी भी ना जाए, क्योंकि ये पेरेंट और सऊदी किंग की एडजस्टमेंट होती है ना कि सब्सिडरी की। तो शायद मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट देने लगा हूँ, पेज 27 की कोई भी फिगर कभी भी वर्किंग 5 को हिट नहीं करेगी। अगर करनी होती तो फिर हमारी किताब में हैंड रिटन पेज 7 पे लिखा होता मैंने, वरना मैं मिस क्यों करता, फिर लिखा होता हैंड रिटन पेज 7 पे। हैंड रिटन पेज 7 तो वर्किंग 5 की काफ़ी तफसील है, तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ वर्किंग 5 में नहीं लेके जानी। ये नुकसान बेचारे खुशी पेरेंट को हो रही है, बेचारा कहाँ से आ गया, ये खुशी पेरेंट को हो रही है, तो बस पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक कर दें।
तो वर्किंग 5 में इसको ना ले जाइएगा जबरदस्ती। नेक्स्ट जी, आगे इश्यूएंस ऑफ 16 मिलियन शेयर्स ऑफ एमएल। ओ तेरी खैर, जबरदस्त हो गया। पीटीसीएल ने कहा यार मैं तुझे ना अपने शेयर दे दूंगा, 1 साल बाद आई इधर, मैं तुझे अपने शेयर दे दूंगा, थोड़े से शेयर ले लेना आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आना यार, अभी ना आना, 1 साल बाद आना, मैं ना तुम्हें अपने शेयर दे दूंगा 16 मिलियन। किसके बदले कितने? शुक्र है उस चक्कर में नहीं डाला, उसने खुद ही बता दिया। पीटीसीएल ने अपने शेयर देने का वादा कर लिया। इसको ना हमें ज़रा रिवाइज करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी वैसे हम कर सकते हैं रिवाइज, जहाँ लिखा हुआ था शेयर्स ऑफ पी, हाँ ये डेफर्ड कंसिडर, यानी कि देने हैं, शेयर देने का वादा है। किधर है यार? कैश ऑफ कंसिडरेशन, शेयर एक्सचेंज रेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स टू बी इशूड एज परचेज कंसिडरेशन, शेयर टू बी इशूड, क्वेश्चन 20। तो इसको ना रिवाइज करते हैं क्वेश्चन 20 को, पेज नंबर 636 में खोल रहा हूँ ज़रा। पीटीसीएल ने एक्वायर किए थे सब्सिडरी के शेयर्स, और पीटीसीएल ने वादा किया था, वादा दिए नहीं थे, वादा किया था कि मैं तुम्हें 4 साल बाद ना शेयर दे दूंगा। तो मैंने फिर कुछ इस तरह की एक डायग्राम बनवाई थी कि वादा करने के दिन ये एंट्री होगी और वादा पूरा करने के दिन ये एंट्री होगी। फिर एक और काम मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको कहा था कि इसमें ना जो फेयर वैल्यू पी के शेयर्स की होगी वो इसी दिन की लेंगे, आप इस दिन की वैल्यू इग्नोर करेंगे, ये इसलिए क्रॉस लगे हुए हैं। और शायद इस सवाल को ऐसे हमने सॉल्व किया था, 14 रुपये से हमने एंट्री की थी, फिर हर साल के एंड पे हमने कोई एंट्री नहीं की थी, लेकिन जब शेयर इशू हो रहे थे ना तो इसी 14 को इशू करवाया था। कोई नई प्राइस पे, लेटेस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होना, बस जितने का वादा था बस उसी को निभाना था, वरना तो डिफरेंस करते तो कोई गेन लॉस आ जाना था, वो नहीं, ऐसे कोई तस्वुर नहीं यहाँ। तो ये जी क्वेश्चन कौन से? 20, क्वेश्चन 20, पेज नंबर 636। चलें, अच्छा हो गया, ये आपने लिख लिया, गुड। और ये था पेज 27 पे पॉइंट नंबर 7, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, ये अच्छा हो गया है, जो साथ साथ लिख रहे हैं ना, कमाल है, लिख ले। अच्छा जी, शेयर इशू कर दिए या साल बाद करने हैं? साल बाद करने हैं। इशू कर दिए या इशू करने का वादा है? वादा है। आज तो शेयर 30 रुपये के, ये कम में 19 को एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन जब अगले साल इशू किया ना तब शेयर 32 का हो गया था। इसको इग्नोर करना है भाई, बस आज इशू करने की एंट्री कर लेनी है। बताएं जी ओरिजिनल एंट्री 30 रुपये की, बोलें जी ओरिजिनल एंट्री। परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, कितने शेयर हमने पीटीसीएल ने अपने देने हैं? 16 मिलियन। एक कितने रुपए के? 30 का, 480। ओके, इस तरह जी लेके चलना था इन एडजस्टमेंट्स को। अब मेरे ख्याल से तो रॉन्ग एंट्री असल में होती है पास्ट बाय अकाउंटेंट, तो सवाल साइलेंट है, तो ये एंट्री फिर अकाउंटेंट ने कर दी होगी एज इट इज़, और जब ये अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी होगी तो फिर रेक्टिफाइंग कोई नहीं होगी। तो बहरहाल अभी मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि वर्किंग 1 में जो आप इन्वेस्टमेंट्स लेके जाएंगे, लेके जानी पड़ेंगी ना वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट्स, वो कौन सी वाली लेके जाएंगे? ये पता नहीं आप कौन सी वाली लेके जाएंगे, ओरिजिनल एंट्री वाली, रेक्टिफाइंग वाली? वर्किंग 1 में कौन सी इन्वेस्टमेंट्स लेके जाएंगे? अगर तो सवाल में ना उसने कोई इन्वेस्टमेंट्स दी हों, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई, वी आर लकी, मेरे ख्याल से वी आर लकी कि सवाल में उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं दी हुई। अगर उसने इन्वेस्टमेंट्स दी होती ना तो उनमें 150 का डेबिट पड़ा होना था।
तो फिर हमने 76 और डालना था। सवाल में जो भी फिगर होती है ना उसमें ये 150 पड़ा होना था, क्योंकि अकाउंटेंट डेबिट कर चुके ना, तो फिर हमने उसमें 76 डालना था। अभी मेरे ख्याल से सवाल में कोई इन्वेस्टमेंट्स गलत पड़ी नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये हमारी लक है और हमारी खुशकिस्मती है कि सवाल में गलत इन्वेस्टमेंट्स पड़ी नहीं हुई। तो फिर अभी हम उर्दू में लिखेंगे, मैं लिखवाऊंगा अभी उर्दू में। फिर ये बहुत बड़ी गनीमत है। फिर आप ऐसा करें कि बस जो ओरिजिनल फिगर्स हैं ना वो उठा लें। गलती को करना, सही करना, इन चक्रों में आप पढ़ेंगे गलती पहले करें सही करें, वो तो पेपर में अपने आप खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो फिर जो जो सही सही चीज़ें हैं वो उठा लें, बस बात ख़त्म करें। तो लिखें, सवाल में गलत इन्वेस्टमेंट की फ़िगर नहीं दी हुई, सवाल में गलत इन्वेस्टमेंट की फ़िगर नहीं दी हुई। भाई उस क्लास में तो नहीं आवाज़ आ रही मेरी? नहीं आ रही, किसी ने मुँह नहीं उठाया, ठीक है। सवाल में गलत इन्वेस्टमेंट्स की फिगर नहीं दी हुई, इसलिए देखिए वैसे लग रहे हैं ना पेपर करीब आ गए हैं, बच्चों को देखें नीचे। सवाल में गलत इन्वेस्टमेंट्स की फिगर नहीं दी हुई, इसलिए ओरिजिनल फिगर्स को जमा करके ही वर्किंग वन में ले जाएं। इसलिए ओरिजिनल फिगर्स को जमा करके ही वर्किंग वन में ले जाएं। चलें जी बताएं आप, इन्वेस्टमेंट्स की फिगर कितनी जाएगी वर्किंग वन में? 480 प्लस 226। तो बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट ये तो पता चला। जा रही है आवाज़? अच्छा बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार तू मज़े में बैठा हुआ है हाइब्रिड में अकेला। अच्छा आगे चलें। खुदा के लिए अब ये एडजस्टमेंट्स ना करवाइएगा। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस था, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री करते हैं यार। अच्छा ये ना हम क्लास में करेंगे। दो चीज़ें हो गई क्लास में, एक ये वाली नॉर्मल क्लास में और एक ये वाली बात नॉर्मल क्लास में। अच्छा इम्पेयरमेंट टेस्ट की एंट्री बता दें यार जल्दी जल्दी। अमाउंट मैं नहीं पूछ रहा आपसे, गुडविल मैंने नहीं निकाली। CRE डेबिट और गुडविल क्रेडिट, हाँ प्रोपोर्शनेट पे है ना। और डिविडेंड ना HL कौन है? सब्सिडरी। और KL कौन है? एसोसिएट। सब्सिडरी ने और एसोसिएट ने डिविडेंड पे कर दिया है। बैलेंस शीट के सवाल में तो शायद मैं इसको इग्नोर करता, लेकिन ये P&L का सवाल है, इसने पे कर दिया है। आगे वैसे बात उसे लिखनी नहीं चाहिए थी ऑब्वियसली, फिर पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डाल लिया होगा, लेकिन अपना हिस्सा डाला होगा, सारा नहीं डाला होगा। एक काम करते हैं आज मज़े का, शेयर कैपिटल दोनों के पकड़ते हैं। 600 सब्सिडरी का है और 400 एसोसिएट का है। HL का शेयर कैपिटल 600 है। सब्सिडरी ने 5% डिविडेंड का ऐलान किया, KL से एरो खींचे, और एसोसिएट ने 400 मिलियन इसका शेयर कैपिटल है। बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ लेकिन इधर तो दिया हुआ है ना, शेयर कैपिटल तो दिया हुआ है। 400 ज़रब 5% इज इक्वल टू, ज़रा बता दें 30। मुझे लग रहा है कि फुल ऑरेंज पेज है, ऑरेंज था पेज, क्लास में कौन सा था? फुल ऑरेंज पेज है और ये फुल वाइट पेज है। कितना है? 20। ये फुल वाइट पेज है, फुल वाइट पेज। शेयर कैपिटल पे आपने रेट लगाया ना, तो ये फुल वाइट पेज हो गया। अब मेरे ख्याल से हम बड़े हो गए हैं। फुट नोट अब घर जाके डाल लीजिएगा। अभी फुट नोट बनेगा पीस शेयर ऑफ S डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ A डिविडेंड, और सब्सिडरी का हम लेंगे 60 और एसोसिएट का 25। ये फटा हुआ हिस्सा सफ़े का बन जाएगा जो मुझे मिलेगा, और ये भी सफ़ा का फटा हुआ हिस्सा बन जाएगा जो मुझे मिलेगा। कितना? 18.5। ज़रा देखें शॉर्टकट से चीज़ें हो सकती हैं पेपर में, ज़रा करें नोट। ये साइंसेस से आपको आनी चाहिए। ये दो दफ़ा मैं क्यों परसेंटेजेस लगा रहा हूँ? पहले तो डिविडेंड निकालेंगे, पूरा सफ़ा आ जाएगा, पूरे सफ़े का टूटा हुआ हिस्सा मुझे मिलेगा। इसको इन दोनों फिगर्स को माइनस कहाँ करेंगे? इन दोनों फिगर्स को माइनस करेंगे आप 41 से। पीस शेयर ऑफ S डिविडेंड एंड पीस शेयर ऑफ A डिविडेंड। P&L के मुंह पे इनको माइनस कर दीजिएगा घर जाके, P&L के मुंह पे। हाँ ये इंटरिम डिविडेंड है, क्योंकि
30 जून 19 का आया है और 15 अगस्त 19 को मिल गया, यानी हमारे साल से पहले पे हो गया है। तो देने वाले ने पे कर दिया तो मिलने वाले ने कैश डेबिट कर लिया होगा। नहीं, बस माइनस ही करना है ना, बस माइनस करते हुए कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, वजन मशीन बिकी है, कर लेंगे मशीन बिकी है। चलेंगे, ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। अब मैं आपके 5 मिनट जो है वो ज़ाया करूँगा एट्रीब्यूशंस पे, एट्रीब्यूशंस पे, ठीक है। उसमें पहले ज़रा मुझे ना पी एंड एल का मुंह बना लेने दें। पी एंड एल का मुंह, पी की सारी फिगर्स आप लोगों ने उठानी है घर में और यहां लिख देनी है पी की सारी फिगर्स। एस की आपने सारी फिगर्स उठानी है, 8/12 करना है इनका। एस की सारी फिगर्स उठा के मई से दिसंबर तक की फिगर्स 8/12 करके इधर डाल देनी है। ये पी और एस की फिगर्स आ जाएंगी। फिर आपने उठाना है पी का सरप्लस, ये है तो नहीं, फिर आपने पी का सरप्लस उठाना है। एड ओसीआई, रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व। पी का उठाने है नहीं और एस का उठाने, यहां से ये उठाने, पी का उठाने और एस का उठाने 9। पी का है कोई नहीं, फेस पे 9 नजर, लॉस, ओसीआई का लॉस। इन दोनों की टेंशन मत लें, पी की फिगर्स आ गई, एस की फिगर्स आ गई। अब पकड़ें रेड मार्कर और 2 चीजें डालें। याद रखिएगा एसोसिएट को ना प्रोटोकॉल देना है, शेयर ऑफ पैट ऑफ ए, शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ ए। ये अल्लाह का शुक्र है हम वही लेके आएंगे जो हमारा हिस्सा है। सॉल्यूशन में जाएं, इसमें कोई एडजस्टमेंट अगर हुई भी है तो मुझे एज इट इज करवा दें, क्योंकि मैंने नहीं की, मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मैंने नहीं की। सॉल्यूशन में जाएं, इसमें कोई वर्किंग हुई है तो मुझे बता दें। 1.8 की कोई एडजस्टमेंट है, परसेंटेज लग लुक के ये बता रही है 1.8 की परसेंटेज है। अच्छा, अब आप मुझे इसका कैरी डाउन बता दें। 6.2। अच्छा जी, दोनों फिगर्स को बुलाना है, 6.2 को और 1.5 को बुलाएं जी। 6.2 और 1.5 नेगेटिव। 6.2 तो इसी साइड पे आता था ना, हमें याद है, और 1.5 ये तो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट ही रहा उधर, ये तो लॉस था 1.5। इसकी अब थोड़ी सी ना आपने प्रैक्टिस करनी है घर में विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर का। और इसमें आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा हिंट दे दूं कि एसोसिएट के अपने शेयर ला के सिर्फ डालने होते हैं, बस। एसोसिएट के बारे में 2 लाइनें आती हैं एसओसीआई के मुंह पर, एक पैट का हमारा हिस्सा और एक, शायद मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में, ए। इन दोनों को एसओसीआई के मुंह पे ले जाया करें, पैट और ओसीआई में। इन दोनों को एट्रीब्यूशन में देखेंगे।
ये शायद कहा था मेरे ख्याल से किसी क्लास में। तो ये करना है। अब एक छोटी सी 2 नंबरी मारें आप। सॉल्यूशन में जाके ज़रा पैट बता दें कितना है पैट। सॉल्यूशन में जाए पैट बता दें 250.8। अच्छा जी, कैलकुलेटर पकड़ें और टीसीआई बताएं 240.3। आधा मिनट है आपके पास, एट्रीब्यूशंस कर दें पैट की और टीसीआई की। लेकिन एक काम छोटा सा करवा दें मुझे। अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट सवाल में हुई है ज़रा देखते हैं कोई है एस प्रॉफिट में। 5 सॉल्यूशन से हम बूटी मारे हैं 5 बस। अच्छा, आपको पता है इधर हम लिखते होते थे CRE NCI, तो NCI मुझे बता दें 42 माइनस 5 42 माइनस 5 ये तो याद है ना। CRE NCI जी 14.8 और इधर भी NCI उल्टी साइड पे 9 इंटू 3.6। चलें जी, ट्राई करें ज़रा एट्रीब्यूशंस की। किस किस को बांटने लगे आप? पैट को और टीसीआई को। अच्छा, अब मुझे निहायत ही ये बात बुरी लगी है कि आप लोग वाइट बोर्ड पे देख रहे थे बार बार। इस तरह नहीं करना। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट। ये हमने ना पास पेपर के क्वेश्चन 1 में फॉर्मेट खोल के रखा हुआ है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। पैट की एट्रीब्यूशन करनी है और टीसीआई की। ज़रा देखिएगा, मैंने पहले बनाया फॉर्मेट, फिर मैं जाऊँगा उधर। आप लोग उधर से फिगर्स देख के लिखना चाह रहे थे, तरीका मेरा देखिएगा। मैं आया हूँ, इन वर्किंग्स पे मैंने नज़र नहीं मारी। मैंने पैट पकड़ूंगा और टीसीआई पकड़ूंगा और ले जाऊंगा जी। पैट 250.8 और टीसीआई 240.3। ये काम करके मैं पेपर में इजी मार्क्स लूंगा, पैट और टीसीआई लिख के। अब मैं फिर वर्किंग 1 वो 5.1 2 3 4 पे नहीं जाऊंगा। मैं पेपर में अपने से बातें करूंगा। एनसीआई का पैट, अब मैं पहले से सोच के जा रहा हूं मैंने क्या लेना है, तो वर्किंग्स मुझे परेशान नहीं कर सकती पेपर में। एनसीआई का पैट कैसा लगा ये तरीका? ये तरीका ज्यादा बेहतर लगा ना, बचाए कि पहले वर्किंग्स को देखें और परेशान हो। पहले फॉर्मेट बनाएं। एनसीआई का पैट बताएं कितने? 14.8 whatever it may be, 235.2 ये जो भी है छोड़ें। एनसीआई का टीसीआई, एनसीआई का टीसीआई का मतलब है एनसीआई का पैट और ओसीआई। सही बोल रहा हूं? एनसीआई का टीसीआई का मतलब है एनसीआई का पैट पॉजिटिव टाइप और ओसीआई नेगेटिव टाइप। एनसीआई का पैट और ओसीआई जी। बोलें 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 बोलें, पैट पैट बोलें, वही वाला 14.8 और ओसीआई
-3.6 जी। बैलेंसिंग वही निकाल लें। आसान लगे ये तरीका जो मैंने बताया? तो बोले नाम इसका, एनसीआई का पैट और एनसीआई का पीसीआई। और एक बहुत बड़ा हिंट सुन लें आज, इन दोनों को फेस पे लेके जाने, इन दोनों को एट्री, ये एक्शन आपको याद रहेगा, इन दोनों को फेस पर, इन दोनों को एट्रीब्यूशन। ये मकसद होता है इन वर्किंग्स का। डन? चलें जी आगे। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट्स ऑफ पिस्ताशियो में। कैमरा उधर कर दो, किसी ऑनलाइन वाले ने कुछ तस्वीर लेनी है, कुछ करना है तो वापस ले आओ, पॉज करके ले लें। अच्छा जी, पीएल, एमएन और जेएल तीनों की उसने बैलेंस शीट्स दे दी हैं। अच्छा जी, ये वर्किंग 7 में चला जाएगा, क्लोजिंग आ रही। पीपीज हैं, ओहो कितना ज़बरदस्त है, अलग से बताया हुआ है। सऊदी किंग को हमने 900 रुपये दिए हैं और कतर के किंग को हमने 170 रुपये दिए हैं। इन्वेंट्रीज हैं, डेटर है, कैश है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है, लाइबिलिटीज़ हैं। डिटेल्स ऑफ पीएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनकी डिटेल ये है। उसमें हमने सब्सिडरी को ख़रीदा है साल के मिड में, जो कम अप्रैल 19, यानी 9 महीने पहले साल ख़त्म होने से। 31 दिसंबर है ना ईयर एंड। और एसोसिएट को हमने ख़रीदा है साल के पहले दिन। अच्छा जी, द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल, ये क्या है? कंसिडरेशन रिलेटिंग टू खरीदना ऑफ सब्सिडरी शेयर्स, पेज 27। कंसिडरेशन रिलेटिंग टू खरीदना ऑफ सब्सिडरी आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। ये अभी तक क्या है? अनरिकॉर्डेड है। अच्छा ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं। स्टिल अनरिकॉर्डेड तो ज़्यादा ही आसान हो गया ना, बैलेंस शीट का सवाल है, बस अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हम कर देते हैं रिकॉर्ड। ट्रांसफर ऑफ पेरेंट की लैंड, पेज 27। ट्रांसफर ऑफ लैंड, थोड़े से एसेट ले लो, एंट्री बताएं। ट्रांसफर ऑफ पेरेंट की लैंड, नहीं लैंड तो रहने दें क्योंकि लैंड अकाउंट ऊपर नहीं बना हुआ, पीपीई कर दें। पीपीई की बुक वैल्यू 88। इसके बदले पैसे आएंगे बाजार में बेचे या इसके बदले शेयर्स आएंगे? शेयर्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट जी 108। और यार छोड़े ना, बस P&L का सवाल है जी। ओ सॉरी, बैलेंस शीट का सवाल है, बोले ना बैलेंस शीट का सवाल है जी। 20 एंट्री करें जल्दी जल्दी। स्टिल अनरिकॉर्डेड, तो बस इसको रिकॉर्ड कर दीजिएगा। एज पर क्वेश्चन कितनी इन्वेस्टमेंट है वैसे? 900। ये क्या होगा 900 यार? ये पैसे दिए होंगे, ये पैसे दिए होंगे। इसकी एंट्री हुई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये पैसे दिए होंगे। ये 108 इसमें पड़ा नहीं होगा, ये 108 उस ऊपर वाले 900 में क्यों? आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। और अगर ना लिखा होता तो फिर रिकॉर्डेड होता, फिर रिकॉर्डेड होता, बस आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। तो मेरे ख्याल से एज पर क्वेश्चन फिर आ जाएंगी 900, एज पर क्वेश्चन 900 आ जाएंगी, उसमें डाल देंगे हम 108। आगे तो देख लेंगे ना, आगे देखेंगे। और पीपी में जाके टिकट क्रेडिट कर देंगे, सीआरई में जाके खुशी बुक कर लेंगे। ओके, ये तो जी पेज 27 हो गया। इसमें शुक्र है इधर अकाउंटेंट ने कोई बोंगी नहीं मारी। अच्छा जी, एक है कॉन्सेप्ट कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी और एक है कॉन्सेप्ट कॉन्टेंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। इन दोनों में ना थोड़ा सा फ़र्क है। कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी तो एक कॉन्सेप्ट है IAS 37 का, जो ये कहता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आपके खिलाफ कोर्ट केस हो जाए और हारने का चांस कम हो तो आप कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करें।
एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेबल। ये कॉन्सेप्ट IAS 37 का नहीं है, ये तो प्योरली कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेबल। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कुछ, पेज 27 कहता है कि कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो IAS 37 का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कोर्ट बताएगा कि केस हम हारेंगे या जीतेंगे। वो कॉन्टिंजेंसी तब रिमूव होगी जब कोर्ट का फैसला आएगा। ये कॉन्टिंजेंसी तब रिमूव होगी जब सऊदी किंग सऊदी अरब चला जाएगा और पीछे से सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करेगी। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेबल के लिए हम सब्सिडरी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखेंगे। शायद KPIs आपने किसी सब्जेक्ट में लफ्ज़ पढ़ा हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सब्सिडरी जब सऊदी किंग बाहर चला जाएगा तो हम सब्सिडरी के प्रॉफिट्स देखेंगे, उसकी सेल्स देखेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देखेंगे, और सब्सिडरी को के पुराने ओनर सऊदी किंग को ओके सिग्नल देंगे कि ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन वक्त गुजरने के साथ हमें लग रहा है अब कॉन्टिंजेंट नहीं है, शायद अब हमें पता चलता जा रहा है सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करिए, तो हम तुम्हें कुछ ना कुछ भेजेंगे सऊदीया, परेशान ना होना। तो ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेबल इज नॉट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एज पर IAS 37, इट इज अ पेमेंट टू बी मेड टू सऊदी किंग। ओके, इसकी जरा रिवीजन करते हैं क्वेश्चन 19 में जाके, क्योंकि अब तो हज़ारा साल गुजर गए ये पढ़े हुए, तो नहीं कब पढ़ा था। क्वेश्चन 19 में हमने ये किया था, जिस वक्त हमने पेरेंट ने ख़रीदा है तो उसने अंदाज़ा लगाया था कि सऊदी किंग को देने हैं 52 लाख, लेकिन ईयर एंड पे ये कंफर्म हो गया था कि सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अब सऊदी किंग को सिर्फ देने हैं 4.1 मिलियन। तो हमने कुछ एंट्री की थी वर्किंग 1 में जाके, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 5.2, फिर बाद में जब पेएबल कम हो गया था उसे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा था, और 5.2 के पेएबल के बदले 4.1 देना पड़ा था, तो हमें खुशी हुई थी, खुशी को हमने बुक किया था। और इसमें इंटरेस्ट टाइप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, द रीज़न इसके उसने ऑलरेडी डिस्काउंटेड वैल्यू दे दी, यानी फेयर वैल्यू को जब उसने लफ्ज़ लिख दिया तो फिर आपने ये नहीं देखना कि कितने सालों बाद देने हैं और आज उसकी PV क्या है, वो खुद फेयर वैल्यू का लफ्ज़ लिख रहा है, तो फेयर वैल्यू मीन्स वो PV आपको निकाल के दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये आप रिवाइज कर लें घर में तसल्ली से किसी टाइम, तो यहाँ फिर मैं क्वेश्चन 19 लिख देता हूँ। क्वेश्चन 19 और पेज 27 का भी कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता है, एंड पेज 27 ऑल्सो। तो इसमें अब कहानी कुछ ऐसे है कि 1 अप्रैल 19 को सऊदी किंग हमारे पास आया, हमने उससे एक वादा किया कि यार तुम्हें ना 115, मुझे कैसे पता चला ये पेज 27 की एडजस्टमेंट है, वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कि तुम्हें ना 115 मिलियन हम देंगे अगले साल के दूसरे महीने। हम तुम्हें 115 देंगे अगले साल के दूसरे महीने, अगर तुम्हारी जो सब्सिडरी थी, यानी जो पुरानी तुम्हारी कंपनी थी, अगर सब्सिडरी का प्रॉफिट इस साल पिछले साल की बनिस्बत 20% ज़्यादा आ गया। इस 20% को कहीं यूज़ नहीं करना था पूरे सवाल में, थोड़ी सी अकल लगाएं, ये 20% कुछ और है, बस एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि इंडिकेशन देनी है बस। अगर सब्सिडरी का प्रॉफिट इस साल पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा आ गया तो फिर हम सऊदी किंग तुम्हें, याद रखना, क्या याद करोगे, 115 मिलियन अगले साल भेजेंगे, अभी सऊदी अरब चले जाओ और एंकी फेंकी ना करो, चुप करो, पहुंचो उधर तुम सऊदी अरब। तो 1 अगस्त को उसे वादा कर दिया कि तुम्हें फरवरी 2020 में पैसे भेजेंगे, तुम उधर पहुंच जाओ ज़रा। आज खड़े होके उसके जाते ही हमने सोचा 1 अप्रैल को कि मेरे ख्याल से आज अगर उसको देने पड़ते तो 70 देने पड़ते। ये PV निकली भी है, इसलिए पेपर में नोट डाल के आना था कि डिस्काउंट रेट को इग्नोर करना है, लिस्ट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच हैव नो इफेक्ट।
क्योंकि ऑलरेडी फेयर वैल्यू निकली भी है, तो पीवी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करनी थी। तो फेयर वैल्यू ऑफ दिस लाइबिलिटी वॉज 70। तो पेज से हेल्प लेनी थी 27 से। 27 पेज कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और मज़े की बात सुने, ये जो सऊदी किंग को पैसे देने होते हैं, चाहे इनके देने का लो चांस भी हो, फिर भी रिकॉर्ड करने हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट प्रोबेबल, यानी अगर पॉसिबल भी है तब भी आपने रिकॉर्ड करने हैं। तो सऊदी किंग को पैसे देने का वादा हमने कर लिया है। कितने पैसे देने हैं? 70 पीवी की मद में, या पीवी छोड़े पर फेयर वैल्यू उसने खुद ही निकाल के दे दी है, तो उसको हमने 70 देने हैं। ईयर एंड पर सब्सिडरी ने टारगेट अचीव कर लिया है, यानी प्रॉफिट इस साल पिछले साल की बनिस्बत 20% ज़्यादा आए हैं। अब जो मर्जी कर लें आप, सऊदी किंग पाकिस्तान आके आपको कुट मार के 115 लेके जाएगा, क्योंकि अब तो वक्त भी करीब आ गया पैसे देने का। अब अगले साल तकरीबन महीने बाद आपने उसको पेमेंट करनी है। अब आप लाइबिलिटी को 70 पे मत पड़ी रहने दें, लाइबिलिटी को 70 पे मत पड़ी रहने दें, क्योंकि बाय द ईयर एंड इट इज़ नाउ कंफर्म कि ये लाइबिलिटी 115 पे ही पे होनी है। अब इसको इंटरेस्ट में नहीं डालना, इसको बस P&L में डाल दिया करें जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब आप लाइबिलिटी को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से मैं गुजारने लगा हूँ। लेट्स स्टार्ट। 1 अप्रैल को आपने एंट्री करनी है इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल टू सऊदी किंग क्रेडिट 70 से। 31 दिसंबर को आपने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। टारगेट मीट होने की वजह से अब आपने 115 ही देना है। पुरानी लाइबिलिटी बुक है 70 पे, नई लाइबिलिटी 115 पे, डिफरेंस 45। खुशी या गम, लाइबिलिटी बढ़ गई, गम। P&L का सवाल हुआ तो एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा। बैलेंस शीट का सवाल है तो वर्किंग्स पेज 27 की सारी चीज़ें CRE में जानी हैं, क्योंकि ये हमारा और सब्सिडरी का ताल्लुक नहीं है, हमारा और सऊदी किंग की बातें हैं सारी। इस पेएबल को बुक कर लें। ओके, क्लियर? नोट कर लें, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट और CRE डेबिट पेएबल क्रेडिट। ओके, P&L का सवाल होता तो एडमिन में ऐड कर देना था। ओके, चलें जी। अब मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स तो हमारी में 108 भी ऐड हो जाएगा और 70 भी ऐड होगा, और बैलेंस शीट में पेएबल किस पे आ जाएगा? 115 पे। द रीज़न इज, एक एक करके एंट्री पोस्ट कीजिएगा ना। पेएबल में पहले 70 डालिएगा, फिर जमा 45 डालिएगा, क्योंकि अब महीने बाद पेमेंट देनी है। फरवरी में वो आ रहा है बंदे लेके, उसे आपने 115 मिलियन देने हैं, और अपना नुकसान बुक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा जी, ये सब्सिडरी के शेयर की मार्केट वैल्यू दी हुई है। ये इसलिए दी हुई है कि एक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी जो है वो NCI को हमने किस पे मैयर करना है, तो ये तो ₹18 इसलिए दी हुई है। क्लियर? एसोसिएट के शेयर की मार्केट में वैल्यू दी हुई है। एसोसिएट के शेयर की मार्केट में वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है एसोसिएट के शेयर की मार्केट में वैल्यू? ओहो, एसोसिएट के शेयर की मार्केट वैल्यू दी हुई है। मेरे ख्याल से अगर वर्किंग 7 में हम जाएं तो वहाँ मार्केट वैल्यू कुछ नहीं करनी होती। एक बड़ा अजीब सा काम आपको कराने लगा हूँ, गंदा सा काम। एसोसिएट के 40 मिलियन शेयर हैं टोटल। एग्री करते हैं मेरे से? आगे, एसोसिएट के 40 मिलियन शेयर में से 25% हमने ख़रीदे हैं। एग्री करते हैं? 10 मिलियन हमने ख़रीदे हैं। कतर के किंग को पेमेंट किया हमने 170 की। 10 मिलियन शेयर मेरे ख्याल से 17 रुपये के ख़रीदे हैं उससे हमने। ऑब्वियसली 170 की पेमेंट की है ना, उसको 17 के ख़रीदे हैं। हमें डॉगी ने काटे, ये ज़बरदस्ती मैं पेपर में कैलकुलेशन करा रहा हूँ, आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें डॉगी ने काटा कि वो शेयर जो बाज़ार से एसोसिएट के 16 रुपये के मिल रहे हैं,
मैं कतर के किंग से 17 रुपए के ख़रीद लाया हूँ। मैंने क्यों ऐसा किया है? इसलिए कि इतने ज़्यादा शेयर बाज़ार से इकट्ठे एक जगह से नहीं मिल सकते। 25% शेयर किसी कंपनी के आपने उठाने हो कभी नहीं मिल सकते, पुराने ओनर मानते ही नहीं। इसलिए शायद मैंने ना 17 रुपये दिए हैं। बहरहाल इस डिस्कशन का फ़ायदा नहीं था। अब मैंने आपको बस बताना था कि 16 को इग्नोर करना है। एसोसिएट के शेयर की अगर सवाल कह देता है एंड वी बॉट इट फॉर ₹16, तो फिर वर्किंग 7 में आप ले जाते 16 को मल्टीप्लाई करके, फिर ये फिगर पेपर में ना दी होती 170 की। ओके नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट मैंने एंड पे करवानी है। मशीन की सेल संभाल लेंगे और बोले डिविडेंड पेड है। बैलेंस शीट का सवाल है, ये P&L का बैलेंस शीट का इग्नोर करेंगे। ये एक और लाइन आ गई, ये इग्नोर करेंगे। लिस्ट द इंफॉर्मेशन। डिविडेंड क्यों इग्नोर करेंगे? एक ने पे कर लिया, दूसरे ने, वो सारा पता है ना आपको, तो इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर P&L का सवाल होता ना, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड करके आपने इसको क्या करना था, लेकिन वो एस या ए जो भी है इसको माइनस करना था, लेकिन अब वो माइनस हम नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि ये सवाल किसका है? बोले बैलेंस शीट का। इसलिए सिनेरियो 5 टाइप चीज़ है, सर्कल लगा लें, पेड, तो इग्नोर करेंगे। P2S S2 P टाइप एडजस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा, आपस के रिसीवेबल पेबल संभाले जाएंगे, कोई मसला तो नहीं। आपस के रिसीवेबल पेबल अभी कराएं असल में एक सवाल में। ये एडजस्टमेंट हमारी आखिरी रह गई है। ये है जो काम वाली, जो काम एक सवाल किया था, जो काम क्वेश्चन 38, जो काम वो कर चुका है। ठीक है, पॉज करना जरा। अच्छा जी, पॉइंट 4, एक्विजिशन डेट पर सब्सिडरी के हर एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना होता है। इस एडजस्टमेंट में कुछ इजी मार्क्स थे, पहले वो लेते हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यकम अप्रैल को, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, book value of subsidiary assets were equal to fair value except for inventory which was carried at 130 million। अच्छा, ये ना P2S S2 P टाइप एडजस्टमेंट नहीं है। सऊदी किंग के जाते हुए ये सब्सिडरी के एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लाने की एडजस्टमेंट है। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट with the amount of rupees 50 million. At the date of acquisition, subsidiary के carrying value of net assets was equal to fair value except inventory which was carried at 130 and at a fair value of 180। ये 130 की चीज़ 180 पे ले जाना, यानी पड़ी हुई इन्वेंट्री। ये कोई ऐसी नहीं है कि P ने S को बेची है, S ने B को। ये S के पास एक पड़ी हुई इन्वेंट्री थी जो कि सऊदी किंग जिस दिन जा रहा था उस दिन पड़ी हुई थी। इसको IS2 मना करता है रिकॉर्ड करने से। IS2 कहते हैं ये फोरसीन गेन है, और IS2 कहते हैं 130 की चीज़ अगर बाजार में 180 की बिकनी है तो देयर इज नो NRV लॉस, रादर इट इज अ फोरसीन गेन। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मना करता है इसको रिकॉर्ड करने से इन द लाइट ऑफ IS2, बट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन सब्सिडरी के सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाना होता है, क्योंकि सऊदी किंग कहते हैं मेरे जाने के बाद तुम 50 कमाओगे GP की मद में। GP है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। मेरे जाने के बाद तुम 50 कमाओगे, वो जो 50 तुम मेरे जाने के बाद कमाओगे उस पर मेरा हक है। तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन लफ्ज़ लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है वर्किंग 1 की एडजस्टमेंट है। तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्लोज कर, तो एक्विजिशन डेट के ऊपर सुनते रहिएगा जरा। एक्विजिशन डेट के ऊपर हमने इसे लाना है फेयर वैल्यू पे। जब हम फेयर वैल्यू पे ले आएंगे तो इट मींस कि शायद हमने कोई GP टाइप बुक कर लिया है। तो ये शायद हमने कोई GP टाइप बुक किया है, लेकिन एक बार याद रखिएगा ये एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। IS2 में ये अलाउड नहीं है, लेकिन सब्सिडरी याद रखिएगा अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको 130 पे ही रखेगी। द रीज़न इज के वो फोरसीन गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकती। ये फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक एंट्री है। अगर आपने पहली क्लास ली थी कंसोलिडेशन की तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको रजिस्टर पकड़ के दिखाई थी,
तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एसेट 130 पे आता रहेगा। अभी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एसेट पड़ा होगा 130 पे। बिल फॉर सऊदी किंग के जाने के बाद बिक जाए तो फिर सब्सिडरी एंट्री करेगी इन्वेंट्री क्रेडिट 130, क्योंकि डेबिट में 130 पे पड़ी होगी सेपरेट बुक्स में। इन्वेंट्री क्रेडिट 130 और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 130, और अगली एंट्री करेगी कैश डेबिट 180 सेल क्रेडिट 180। ये सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंट्री करेगी अगर सऊदी किंग के जाने के बाद, यानी 1 अप्रैल के बाद ये स्टॉक सारा का सारा सब्सिडरी खुद बाजार बेच दे। अब जब सब्सिडरी ये एंट्री करेगी तो हम सब्सिडरी को ये कहेंगे तेरे बाप ने ये एंट्री कर ली हुई थी, तो इस एंट्री को उल्टा। हम इस एंट्री को नहीं उल्टाएंगे, यानी वर्किंग 1 को नहीं छेड़ेंगे अब दोबारा। हम इस तरह की एक और एंट्री करेंगे, इस तरह की एक और एंट्री करेंगे, लेकिन इसकी उलट। अच्छा, इस एडजस्टमेंट की अगली ब्यूटी ये है, जो काम वाला सवाल देखो क्वेश्चन 38 ही था ना, आपके पास पुरानी बुक है मेरे ख्याल से, ऐसा ना सवाल नंबर ही मैंने गलत लिखा हो। हाँ ठीक है 38 था। अच्छा, अब हम इस स्टॉक पे से देखेंगे सब्सिडरी ने कितना बेच लिया। मजे की बात सुने, इस एडजस्टमेंट में सोल्ड देखना होता है, अनसोल्ड नहीं देखना होता, क्योंकि ये P2S S2P वाला स्टॉक नहीं है, ये सब्सिडरी का पड़ा हुआ स्टॉक है 1 अप्रैल को, जिसमें हमने गेन बुक कर लिया है। बाद में अगर सब्सिडरी सारा का सारा बेच दे तो वो गेन जो हमने वर्किंग 1 में बुक कर लिया है वो बाद में अपनी सेपरेट बुक्स में बुक कर लेगी, उसको रिवर्स करना होता है। देखते हैं जी सब्सिडरी ने सारा स्टॉक बेचा या कितना बेचा। इसमें से 20% उसके पास पड़ा है। इस एडजस्टमेंट में पड़ा हुआ नहीं देखना होता, अनसोल्ड नहीं देखना होता, इसमें सोल्ड देखना होता है। 80% इज सोल्ड बाय एस लिखें, and in separate financial statement GP is booked of 80%. 80% is sold by S and in separate financial statement GP is booked. अब मुझे बता दें, सब्सिडरी ने मैंने कहा था जो काम जितना किया उतना रिवर्स कीजिएगा, पेरेंट को ना छेड़िएगा। सब्सिडरी ने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया 40 का, 50 का 80% कितना 40। अब जीपी रिवर्स करें, जीपी रिवर्स, जीपी डेबिट इन्वेंट्री, लेकिन P&L हमारे हाथ में होता भी तो हम जीपी रिवर्स नहीं करते, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करते। और क्योंकि ये स्टॉक सब्सिडरी का इसलिए बैलेंस शीट में SRE में जाएगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात सुन लें, मैंने उस दिन भी की थी, P&L का सवाल होता तो कॉस्ट ऑफ सेल में डालते और वर्किंग 5 में डेबिट भी मारते, क्योंकि एस ने सेपरेट बुक्स में एस प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, एस अपना प्रॉफिट रिवर्स करेगी। तो इस एडजस्टमेंट को आज खत्म कर दें हमेशा के लिए। बैलेंस शीट में आप SRE डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट बैलेंस शीट के सवाल में एंट्री करेंगे, और P&L में आप कॉस्ट ऑफ सेल फेस पे बढ़ाएंगे अगर P&L का सवाल हुआ, और एस का प्रॉफिट भी कम करेंगे क्योंकि उसने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इस तरह कुछ एडजस्टमेंट होगी। जो काम हमने एक्विजिशन डेट पर कर लिया था, अगर वो अगले 9 महीने में सब्सिडरी भी कर ले, जितना सब्सिडरी करे उतना रिवर्स कर दो। उल्टी एंट्री, इसकी उल्टी एंट्री कर दें, SRE डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी, अब होमवर्क में आपके 2 सवाल है, पास पेपर का क्वेश्चन 2 और पास पेपर का क्वेश्चन 3। फिर इसके बाद हमारा 4 तो हो गया कल ही, फिर 5 6 रह जाएंगे, उनको इंशाल्लाह कभी देख लेंगे। ठीक है यार, क्लोज करो, अल्लाह हाफ़िज़।